कभी सोचा है कि क्या कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो खुद नेता ना हो पर चुनावों का आप कह सकते हैं पूरा खेल पलट दे, जो सत्ता में ना हो लेकिन ये तय करने में एक अहम भूमिका निभाए कि सत्ता किसके हाथ लगेगी। हाँ, ये सुनने में थोड़ा अजीब तो लगता है। मतलब हम तो यही सोचते हैं ना कि पावर और पॉलिटिकल कुर्सी ये तो साथ साथ चलते हैं। बिल्कुल। लेकिन शायद आज की राजनीति थोड़ी बदल रही है शायद। और आज हम ऐसे ही एक शख्स की कहानी की गहराइयों में उतर रहे हैं, प्रशांत किशोर। हाँ। उन्हें अक्सर भारत का चुनावी चाणक्य भी कहा जाता है। अच्छा, प्रशांत किशोर। हाँ, नाम तो बहुत सुना है। तो हमारी आज की पड़ताल जो है वो प्रशांत किशोर चुनावी चाणक्य की कहानी नाम के एक लेख में दी गई जानकारी पर आधारित है। ठीक है, तो मतलब हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये सफर कैसे तय हुआ। बिहार की एक सामान्य पृष्ठभूमि से आकर कोई भारतीय राजनीति में इतना सेंट्रल कैसे बन गया, वो भी एक रणनीतिकार के तौर पर। हाँ बिल्कुल, उनकी यात्रा के कौन से पड़ाव अहम रहे, उनका असर कितना गहरा रहा है, यही सब समझने की कोशिश है आज। जरूर। कहाँ से शुरू करें? उनके बचपन से? हाँ, शुरू से शुरू करते हैं। प्रशांत किशोर का जन्म हुआ 1977 में बिहार का बक्सर जिला। पिता डॉक्टर थे, माँ गृहिणी। अच्छा। और बताया जाता है कि बचपन से ही मतलब पढ़ाई में तो तेज थे लेकिन शायद सोचने का तरीका थोड़ा अलग था, थोड़ा हटके। और ये अलग सोच शायद उनके करियर के शुरुआती चुनाव में भी दिखती है। मतलब उस जमाने में खासकर बिहार जैसे राज्य से आने वाले युवाओं के लिए या तो इंजीनियरिंग या फिर IAS यही सबसे बड़े सपने होते थे, है ना? हाँ बिल्कुल। लेकिन उन्होंने चुना पब्लिक हेल्थ, सार्वजनिक स्वास्थ्य। ये थोड़ा अलग रास्ता था उस समय। सही कहा। और शायद यही चुनाव उन्हें जमीनी हकीकत के ज्यादा करीब ले गया। उन्होंने फिर संयुक्त राष्ट्र यानी UN के साथ काम करना शुरू किया। अच्छा, UN के साथ? हाँ, अफ्रीका में भारत के अलग अलग हिस्सों में। तो जाहिर है उन्हें जमीनी स्तर पर समाज को, राजनीति को, व्यवस्थाओं को बहुत करीब से देखने समझने का मौका मिला होगा। एक सीधी प्रैक्टिकल समझ बनी होगी। और ये जो पब्लिक हेल्थ में जमीनी स्तर पर काम करने का अनुभव होता है ना, वो सिर्फ डेटा या रिपोर्ट्स देखना नहीं होता। हाँ, वो तो है। आपको लोगों के बीच जाना पड़ता है, उनकी जरूरतें समझनी पड़ती हैं, सरकारी पॉलिसीज का असर देखना होता है और अक्सर कम संसाधनों में मुश्किल समस्याओं का हल निकालना पड़ता है। तो ये अनुभव आपको सिस्टम की कमियां भी दिखाता है और संभावनाएं भी। ये समझ किसी भी रणनीतिकार के लिए मतलब बहुत कीमती होती है। शायद यही जमीनी समझ और सिस्टम को करीब से देखने का अनुभव था जिसने उन्हें राजनीति की तरफ खींचा। साल 2011 वो अहम था। 2011? हाँ, जब उनकी मुलाकात हुई नरेंद्र मोदी से, जो उस वक्त गुजरात के मुख्यमंत्री थे। ये उनके करियर का एक आप कह सकते हैं टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। हाँ, क्योंकि इसके ठीक बाद 2012 में गुजरात विधानसभा चुनाव हुए थे। बिल्कुल। और वहीं पर प्रशांत किशोर की जो रणनीति बनाने की क्षमता थी वो पहली बार बड़े लेवल पर सामने आई और सफल भी रही। हाँ, कह सकते हैं कि ये उनके पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट बनने की एक तरह से शुरुआत थी। वो शायद ऐसा समय था जब गुजरात में भी लीडरशिप को लग रहा था कि भाई पारंपरिक तरीकों से हटकर कुछ नया करने की जरूरत है। और फिर आया 2014 लोकसभा चुनाव। वो तो भारतीय चुनावी इतिहास में एक मील का पत्थर था और प्रशांत किशोर इस बदलाव के कह सकते हैं सेंटर में थे। हाँ, 2014 तो गेम चेंजर था। उन्होंने वाकई कुछ ऐसा किया जो पहले शायद उस स्केल पर नहीं देखा गया था। सोचिए, वो चाय पर चर्चा जैसे कार्यक्रम। हाँ, वो तो बहुत चला था, जिसने बातचीत का एक नया जमीनी तरीका खोला। फिर वो 3D होलोग्राम रैलियां, टेक्नोलॉजी का गजब इस्तेमाल। बिल्कुल अभूतपूर्व था वो उस समय के लिए। और बड़े पैमाने पर डिजिटल और सोशल मीडिया कैंपेन का एकदम स्ट्रेटेजिक इस्तेमाल। जानकारी यही कहती है कि ये सब उनके ही रणनीतिक दिमाग की उपज थी। ये सिर्फ कुछ अलग अलग चुनावी तरकीबें नहीं थीं। ये एक तरह से भारत के चुनाव प्रचार का पूरा व्याकरण बदलने जैसा था। सही कहा। चाय पे चर्चा ने एक इनफॉर्मल लेकिन सीधा कनेक्शन बनाया जो बड़ी बड़ी रैलियों से अलग था। 3D रैलियों ने टेक्नोलॉजी का ऐसा इस्तेमाल किया कि एक ही टाइम पर कई जगह नेता की प्रेजेंस महसूस कराई जा सके, खासकर उन इलाकों में जहां वो खुद नहीं जा सकते थे। और डिजिटल कैंपेन, उसने तो मतलब युवा वोटरों तक पहुंचने और नैरेटिव सेट करने का पूरा खेल ही बदल दिया। उसने दिखाया कि चुनाव अब सिर्फ जमीन पर नहीं, साइबर स्पेस में भी लड़ा जाएगा। ये रणनीतियां उस समय के लिए वाकई क्रांतिकारी थीं। और नतीजा तो हम सबने देखा। 2014 में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में NDA को स्पष्ट बहुमत मिला। वो प्रधानमंत्री बने और इस जबरदस्त जीत के साथ ही प्रशांत किशोर का नाम
वो पूरे देश में छा गया। हाँ बिल्कुल। उन्हें चुनारी चाणक्य कहा जाने लगा। ये एक बहुत बड़ी पहचान थी, खासकर किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो खुद कभी सीधे चुनावी राजनीति में रहा ही नहीं था। निश्चित रूप से। और ये घटना सिर्फ प्रशांत किशोर की व्यक्तिगत सफलता नहीं थी, इसने भारत में पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी और कंसल्टेंसी को एक गंभीर, एक अहम पेशे के तौर पर स्थापित कर दिया। अच्छा, मतलब पहले ऐसा नहीं था? रणनीतिकार तो पहले भी होते थे, लेकिन वो अक्सर पार्टी के अंदर के लोग होते थे, पुराने नेता होते थे। किशोर ने इसे एक बाहरी प्रोफेशनल एक्सपर्टीज के तौर पर इस्टेब्लिश किया। ये दिलचस्प बात है। और ये सिलसिला रुका नहीं। 2014 के बाद प्रशांत किशोर ने अलग अलग राज्यों में काम किया, अलग अलग पार्टियों के साथ, और सफलता भी हासिल की। हाँ, उनका ट्रैक रिकॉर्ड काफी प्रभावशाली रहा है उसके बाद भी। बिहार में नीतीश कुमार के लिए महागठबंधन की जीत हुई 2015 में, पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह के लिए कांग्रेस जीती 2017 में, और आंध्र प्रदेश में जगन मोहन रेड्डी की वो जबरदस्त जीत 2019 की। हाँ, वो तो लैंडस्लाइड विक्ट्री थी। और फिर पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस की बड़ी जीत 2021 में। इन सब में उनकी रणनीतिक भूमिका मानी जाती है। ये जो अलग अलग जीते हैं ना, ये उनकी अडेप्टेबिलिटी दिखाती हैं। मतलब बिहार की राजनीति का मिजाज पंजाब से एकदम अलग है। बिल्कुल। और आंध्र प्रदेश का समीकरण पश्चिम बंगाल से जुदा है। अलग अलग पार्टियां, अलग अलग नेता, अलग मुद्दे, अलग विरोधी, इन सब के बीच सफल रणनीति बनाना, ये उनकी कुशलता दिखाता है। ये कोई एक फिक्स फॉर्मूला नहीं हो सकता, हर बार आपको जमीन के हिसाब से रणनीति बनानी पड़ती है। और ये काम वो अकेले नहीं कर रहे थे, उन्होंने इसे एक संस्थागत रूप दिया, अपनी एक टीम बनाई, आईपैक, इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी। हाँ, आईपैक। आज आईपैक को भारत की सबसे बड़ी और शायद सबसे प्रभावशाली चुनावी रणनीति टीमों में गिना जाता है। आईपैक का बनना अपने आप में एक बहुत जरूरी कदम था। इसने पॉलिटिकल कंसल्टेंसी को सिर्फ एक व्यक्ति पर आधारित काम से आगे बढ़ाकर एक ऑर्गेनाइज्ड प्रोफेशनल सर्विस का रूप दिया। मतलब एक पूरी टीम। हाँ, एक बड़ी प्रोफेशनल टीम का मतलब है अलग अलग एक्सपर्टीज का होना। कोई डेटा एनालिसिस में माहिर है, किसी का जमीनी सर्वे और फीडबैक का नेटवर्क मजबूत है, कोई मीडिया और कम्युनिकेशन संभाल रहा है, कोई लॉजिस्टिक्स देख रहा है। आज के चुनावों की जो जटिलता है, जहां डेटा, टेक्नोलॉजी, नैरेटिव सबका महत्व इतना बढ़ गया है, वहां इस तरह का संगठित ढांचा बहुत जरूरी हो गया है। आईपैक ने इस फील्ड में एक तरह से बेंचमार्क सेट किया। लेकिन फिर कहानी में एक थोड़ा अप्रत्याशित मोड़ आया 2018 में। अच्छा, क्या हुआ? प्रशांत किशोर ने पर्दे के पीछे से निकलकर सीधे राजनीति में कदम रखा। उन्होंने बिहार में जेडीयू, जनता दल यूनाइटेड, ज्वाइन कर ली। अरे वाह! और उन्हें पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जैसा अहम पद भी मिला। तो ऐसा लगा कि भाई अब जो रणनीतिकार है वो खुद नेता की भूमिका में आ रहा है। हाँ, ये वाकई एक दिलचस्प मोड़ था। कई लोग ये देखने को उत्सुक थे कि जो व्यक्ति दूसरों के लिए जीत की रणनीति बनाने में इतना माहिर है, वो खुद एक्टिव पॉलिटिक्स की चुनौतियों का सामना कैसे करता है। क्या वो एक सफल राजनेता भी बन पाएगा? पर ये पारी ज्यादा लंबी चली नहीं। करीब 1.5 साल बाद ही 2020 की शुरुआत में उन्हें पार्टी से निकाल दिया गया। उससे पहले भी उनके और पार्टी लीडरशिप के बीच मतभेद की खबरें आ रही थीं। तो ऐसा लगा कि सक्रिय राजनीति का जो माहौल है वो शायद उन्हें रास नहीं आया। बाद में उन्होंने खुद भी कहा, जैसा कि लेख में भी जिक्र है, मैं नेता बनने नहीं आया बल्कि नेताओं को जिताने आया हूँ। अच्छा, ये कहा उन्होंने? हाँ, ये बयान शायद उनके इरादे और उनके अनुभव का सार बताता है। ये एक बुनियादी फर्क को दिखाता है, एक रणनीतिकार की भूमिका और एक एक्टिव राजनेता की भूमिका में। रणनीतिकार अक्सर एक बाहरी ऑब्जर्वर की तरह होता है ना, जो डेटा और एनालिसिस के आधार पर ऑब्जेक्टिव सलाह देता है। उसकी लॉयल्टी क्लाइंट की जीत के प्रति होती है। जबकि एक राजनेता को पार्टी की विचारधारा से बंधना पड़ता है, पार्टी की अंदरूनी राजनीति करनी पड़ती है, कार्यकर्ताओं को साधना होता है, पब्लिक में लगातार रहना पड़ता है, समझौते करने पड़ते हैं। शायद प्रशांत किशोर को लगा कि उनकी जो असली ताकत है और उनका जो स्वभाव है वो पहली वाली भूमिका के लिए ज्यादा सही है। लगता तो यही है। और सक्रिय राजनीति से बाहर आने के बाद उन्होंने एक बिल्कुल ही नई दिशा पकड़ी 2022 में। अच्छा, फिर क्या किया? उन्होंने अपने गृह राज्य बिहार से जन सुराज अभियान की शुरुआत की। ये किसी पार्टी के लिए काम करने से एकदम अलग है। जन सुराज? हाँ, सुना है इसके बारे में। ये एक अलग तरह का प्रयोग लग रहा है। हाँ, मतलब पारंपरिक राजनीतिक दलों के ढांचे से बाहर जाकर सीधे जनता से जुड़ना और एक ऑल्टरनेटिव पॉलिटिकल डिस्कोर्स बनाने की कोशिश। इस अभियान का जो घोषित मकसद है वो यही है कि बिहार में जमीनी स्तर पर सही लोगों को जोड़ा जाए, उनसे बात की जाए और एक ऐसी व्यवस्था बनाने की कोशिश हो जो सही सोच, सही लोग, सामूहिक प्रयास पर आधारित हो। लक्ष्य है राजनीति को साफ सुथरा बनाना। और ये सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस या भाषणों तक सीमित नहीं है। जानकारी के मुताबिक प्रशांत किशोर पिछले काफी समय से लगातार बिहार के गांवों, कस्बों में पदयात्रा कर रहे हैं, लोगों से सीधे मिल रहे हैं, उनकी समस्याएं सुन रहे हैं। ये उनके जमीनी जुड़ाव को दिखाता है।
इस तरह के अभियान की अपनी संभावनाएं भी हैं और चुनौतियां भी हैं। संभावना ये है कि ये उन लोगों को एक मंच दे सकता है जो पारंपरिक राजनीति से निराश हैं। सीधे जनता की भागीदारी से जमीनी मुद्दे उठा सकता है। शायद राजनीति में नए चेहरों को लाने का जरिया भी बन सकता है। हाँ, ये तो है। लेकिन चुनौतियां भी बहुत बड़ी हैं। भारतीय राजनीति में और खासकर बिहार जैसी जगह में जाति, धर्म और जो स्थापित पार्टी संगठन है, उनका असर बहुत गहरा है। बिना किसी स्थापित पार्टी के ढांचे, कैडर और संसाधनों के इस तरह के अभियान को एक स्थायी राजनीतिक ताकत में बदलना, ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। क्या ये सिर्फ एक विचार मंच बनकर रह जाएगा या वाकई कोई राजनीतिक विकल्प बन पाएगा, ये देखना भी बाकी है। वो तो समय ही बताएगा। लेकिन अगर हम प्रशांत किशोर की अब तक की पूरी यात्रा देखें तो एक बात तो साफ है, उन्होंने ये दिखाया है कि आज की राजनीति सिर्फ नारों और वादों से नहीं जीती जाती। बिल्कुल नहीं। सही रणनीति, डेटा का विश्लेषण, कम्युनिकेशन का कुशल प्रबंधन और जनता की नब्ज को समझना, ये अब बहुत जरूरी हो गया है। उनकी कहानी इस बात का भी सबूत है कि कैसे एक्सपर्टीज और प्रोफेशनल मैनेजमेंट ने भारतीय राजनीति में अपनी एक निर्णायक जगह बना ली है। चुनाव लड़ना अब एक हाई स्टेक प्रोफेशनल ऑपरेशन बन गया है, जिसमें रणनीतिकारों की भूमिका बहुत अहम हो गई है। और कहीं न कहीं ये एक प्रेरणादायक कहानी भी है ना? बिहार की एक सामान्य पृष्ठभूमि से निकलकर देश का सबसे प्रभावशाली चुनावी रणनीतिकार बनना, ये यात्रा दिखाती है कि अगर आपके पास विजन है, स्किल है और मेहनत है, तो आप किसी भी फील्ड में अपनी जगह बना सकते हैं। हाँ, ये बात तो है। ये खासकर उन युवाओं के लिए एक जरूरी संदेश हो सकता है जो राजनीति या पॉलिसी मेकिंग में कुछ बदलाव लाना चाहते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि उनका सफर असाधारण रहा है। संयुक्त राष्ट्र के एक पब्लिक हेल्थ प्रोफेशनल से लेकर भारत के सबसे बड़े चुनावों की दिशा मोड़ने वाले रणनीतिकार तक का सफर। और उनकी स्थिति भी कितनी अनोखी है। खुद सीधे सत्ता में नहीं है, लेकिन सत्ता के समीकरणों पर इतना गहरा असर डालना। अगर हम इससे थोड़ा बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो प्रशांत किशोर का उदय कुछ बड़े ट्रेंड्स की तरफ इशारा करता है। पहला, जैसा हमने कहा, राजनीति का बढ़ता हुआ प्रोफेशनलाइजेशन। चुनाव अभियान अब ज्यादा डेटा ड्रिवन, टेक्नोलॉजी सेंट्रिक और रणनीतिक रूप से प्लान किए हुए होते हैं। दूसरा, ये शायद पारंपरिक राजनीतिक नेतृत्व के स्वरूप में बदलाव का भी संकेत है। प्रभाव अब सिर्फ वंशवाद या लंबे राजनीतिक करियर से नहीं आता, बल्कि एक्सपर्टीज से, रणनीति बनाने की क्षमता से और परिणाम देने की योग्यता से भी आ सकता है। तो फिर सवाल ये उठता है कि प्रशांत किशोर जैसे व्यक्तियों का उदय ये राजनीतिक परिदृश्य के लिए क्या मायने रखता है? क्या ये लोकतंत्र के लिए अच्छा है, बुरा है या सिर्फ अलग है? ये एक मुश्किल सवाल है। एक तरफ देखें तो पेशेवर रणनीतिकार अभियानों में कुशलता और अनुशासन ला सकते हैं। वो डेटा का इस्तेमाल करके शायद जनता की जरूरतों को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। हाँ, ये हो सकता है। दूसरी तरफ कुछ चिंताएं भी हैं। क्या इससे राजनीति सिर्फ एक मैनेजमेंट टेक्निक बनकर रह जाएगी? क्या विचारधारा और जमीनी जुड़ाव का महत्व कम हो जाएगा? क्या महंगे रणनीतिकार और कंसल्टेंसी फर्म में राजनीति को और ज्यादा खर्चीला बना देंगी, जिससे आम आदमी की पहुंच और कम हो जाएगी? ये कुछ अहम सवाल हैं जिन पर सोचने की जरूरत है। ये वाकई सोचने वाले मुद्दे हैं और यहीं पर हम आज की बातचीत को एक अंतिम विचार के साथ समाप्त करना चाहेंगे। ये सीधे तौर पर प्रशांत किशोर के मौजूदा कदम यानी जन सुराज से जुड़ा है। अच्छा, जैसा हमने चर्चा की, उनके इस अभियान का लक्ष्य है साफ सुथरी राजनीति और व्यवस्था में बदलाव लाना। अब यहाँ एक बुनियादी सवाल खड़ा होता है, क्या एक ऐसा रणनीतिकार जिसका पूरा करियर, पूरी विशेषज्ञता मौजूदा राजनीतिक व्यवस्था के नियमों के अंदर काम करने, स्थापित पार्टियों को चुनाव जिताने में महारत हासिल करने पर आधारित रही है, क्या वो वाकई उस व्यवस्था को बाहर से मौलिक रूप से बदलने का एक प्रभावी जरिया बन सकता है? बहुत गहरा सवाल है। या फिर प्रशांत किशोर जैसे प्रभावशाली लेकिन गैर राजनीतिक पृष्ठभूमि वाले